हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हम डिस्कशन कर रहे थे किसका? लिनार्ड्स एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, लिनार्ड्स एक्सपेरिमेंट में लाइट इंसिडेंट हुई, इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज की, इंटेंसिटी चेंज की, वे सब हमने डिस्कस किया। एक थोड़ा सा मैं आपको उसका समरी टाइप दे दूं तो जैसे ही लाइट इंसिडेंट हुई वैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तो मतलब कि ये कैसी प्रोसेस थी? इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। कौन सी? इलेक्ट्रॉन एमिशन की। कैसी प्रोसेस थी? इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ओके। और इलेक्ट्रॉन एमिटेड कब इमिट हुए? ओनली व्हेन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड, ठीक है, डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड हुए? डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी डिपेंड हुए। फिर ऐसा भी हमने देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर करंट का फॉर्मूला देखें तो करंट I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो Q इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी है, तो ये n है। तो इसका मतलब क्या है कि करंट जो है, करंट जिसको हम फोटो करंट भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? फोटो करंट। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन, ये किस पे डिपेंड्स हुआ? डिपेंड हुआ इंटेंसिटी पे। ठीक है, और एक फिर हमने एक बहुत बड़ा एक हमने देखा था स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग, ठीक है, हमने वो पोलैरिटी रिवर्स की थी, याद है ना? हाँ, तो वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वो किस पे डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और एनर्जी जो है, एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसको रोकने के लिए हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया था। तो एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन भी किस पे डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी पे। एक्चुअली स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करेगा, एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। तो हमने ऐसा लिखा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। हाँ, एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता? इंटेंसिटी पे। ऐसा हमने देखा कि इंटेंसिटी को चेंज करने से इसकी फ्रीक्वेंसी में कोई, मतलब कि इसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। ना तो फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से इसके करंट में चेंज आया। नो डिपेंडेंस। ठीक है, ऐसा सब कुछ हमने पिछले वीडियो में देखा, जो लिनार्ड्स एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले आई वेव थियरी, लेकिन वेव थियरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं क्या? आप हेडिंग लगा दो, फेलियर ऑफ वेव थियरी एक्सप्लेनेशन। वेव थियरी एक्सप्लेनेशन कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लाइट को वेव की तरह लेते हैं तो ये जो सारे ऑब्जर्वेशन हमने किए ना बच्चों, ये सब रॉन्ग हो सकते हैं। कैसे? देखिए, पहला समझाता हूं मैं आपको। अकॉर्डिंग टू वेव थियरी, हमने वेव थियरी देखा था ना? हाँ, अकॉर्डिंग टू वेव थियरी, एनर्जी और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एनर्जी और इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। किस पे डिपेंड करेगा? एम्पलीट्यूड पे। आपने बच्चों वेव चैप्टर में भी पढ़ा होगा, E इज इक्वल्स टू हाफ के स्क्वायर, एंड डू नॉट हैव do not have any dependence on frequency। ठीक है, अच्छा, इंटेंसिटी को मैं निकाल देता हूं बच्चों, उसके साथ मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है। एनर्जी पहले देखिए, ये एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे कोई डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड ऑन, अकॉर्डिंग टू वेव थियरी, ऐसा बोला गया। ओके, बट अब मैं इसको रेड में लिखूंगा, रेड इंक में। बट इट इज ऑब्जर्व दैट, but it is observed that on changing frequency of incident light,
हमने कल देखा ही बच्चा, ऑन चेंजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन गेट चेंजेस। अरे पहले तो बोले थे ना भैया, भाई एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती, वेव थियरी तो ऐसा बोलती है। लेकिन अगर यहाँ पर ये वेव थियरी होती, अगर लाइट को हम यहाँ पर वेव कंसीडर करते, ठीक है, हमने लाइट को वेव कंसीडर करके बहुत सारे फिनोमिना प्रूव भी किए बच्चों, डिफ्रैक्शन, इंटरफियरेंस, वो सब प्रूव किए। अगर लाइट वेव नहीं होती तो वे सब फिनोमिना नहीं होते। लेकिन अगर लाइट वेव होती तो ये फिनोमिना नहीं होता। तो क्या सच माने? यहाँ पर तो ऐसा मानना पड़ेगा भैया कि ये जो लाइट यहाँ पे गिरी, ये वेव नहीं थी। क्यों? क्योंकि अगर वेव मानते तो क्लासिकल मैकेनिक्स ऐसा कहता है that it depends on the amplitude and does not depend on the frequency। पर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेंज अगर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, आपको अंबानी से कोई निस्बत नहीं है, तो अंबानी रोता है या कुछ भी करता है, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अभी ये एनर्जी जो है अगर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती, तो फ्रीक्वेंसी को कुछ भी करो यार, उसको बढ़ाओ घटाओ, एनर्जी पे थोड़ा ही फर्क पड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फर्क दिखा, वही तो फेल हुआ। क्या? कि नहीं भैया, यहाँ पर लाइट को हम वेव की तरह कंसीडर नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से? ओके, दूसरा फेलियर, ये अच्छी तरीके से समझ में आया? हाँ, दूसरा फेलियर, अकॉर्डिंग टू वेव थियरी, according to wave theory, energy of light is distributed, energy of light is distributed uniformly in whole wavefront। ठीक है, एक बड़ा सा वेव फ्रंट है, ठीक है, उसमें जो एनर्जी है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है, इतना समझ में आया? फॉर एग्जांपल, इसमें अगर 10 जूल एनर्जी है तो इसमें 10 जूल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी। चलिए, ठीक है, आप पहले समझिए तो सही। नाउ दिस वेव फ्रंट, दिस वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन मेटल प्लेट। ओके, यह वेव फ्रंट किस पे इंसिडेंट हो रहा है? मेटल प्लेट पे। ठीक है, कैसे? देखो हाँ बच्चों, अच्छी तरीके से ये सोचो, मेटल प्लेट है जिसके इलेक्ट्रॉन्स वो बाहर निकलने के लिए तड़प रहे हैं, जिसको एनर्जी चाहिए 10 जूल, ऐसा सोचो। ठीक है, और वो क्या सोच रहे हैं? देखो देखो, हमारे लिए पानी आ रहा है, देखो वेव फ्रंट आ रहा है। तो वेव फ्रंट इसके ऊपर गिरा। ओके, सबको 10 जूल एनर्जी चाहिए, ये वेव फ्रंट उसके ऊपर गिरा। नाउ दिस वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन द मेटल प्लेट। सो given electron can take only that much energy which incidents on it। कुछ समझ में आया? इंसिडेंट ऑन इट, मैं आपको समझा रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, कि भैया 10 जूल वाला वेव फ्रंट है, उसके ऊपर गिरा। तो अगर 10 जूल है, सोचो कि यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है, पहले आप सोच लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। तो एक के मतलब कि एक के हिस्से में कितनी एनर्जी आएगी एक वेव फ्रंट से? तो 10/10, तो 1 जूल एनर्जी आई। तो बच्चों उसको मिलेगी 1 जूल, तो वो रोएगा, अरे मुझे 1 जूल थोड़ी चाहिए, मुझे तो 10 जूल चाहिए। लेकिन उसके हिस्से में तो अभी तो 1 जूल आई, क्योंकि देखो ये बड़ा वेव फ्रंट है। वो बोलेगा टेंशन मत लो, मेरे पास बहुत सारे वेव फ्रंट आ रहे हैं, तो टेंशन मत लेना, अभी तो 1 जूल रख ले, दूसरे वेव फ्रंट से दूसरी 1 जूल रख लेना। ठीक है, मतलब कि ऐसे 10 जूल हो जाए तब बाहर भाग जाना। ठीक है, सो गिवन इलेक्ट्रॉन कैन टेक ओनली दैट मच एनर्जी विच इंसिडेंट ऑन इट। यहाँ पर तो मैंने सिर्फ बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं। ठीक है, एक्चुअली में क्या 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सोचो। हाँ, ओके, सो इलेक्ट्रॉन हैज टू वेट
electron has to wait till it gather energy equivalent to energy equivalent to phi zero। वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी गैदर कर ले तब तक उसको वेट करना होगा। ओके, मतलब कि आपने लाइट शुरू कर दी, फिर थोड़ी देर के बाद वेट करो, उसके बाद आपको करंट मिलेगा। ऐसा अकॉर्डिंग टू वेव थियरी होगा। बट it is observed in experiment, लिनार्ड्स एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं, that बच्चों मैंने पहला ही ऐसा लिखा है, that as light falls instantly current start flowing। मतलब यहाँ पर हमने लिखा कि उसको क्या करना पड़ेगा, वेट, और यहाँ पर क्या दिखा आपको, इंस्टेंटली। तो ये दोनों कॉन्ट्रास्ट नहीं हो रहे। हाँ, अगर आप वेव थियरी को मानते हो, ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं भैया वो वेव फ्रंट की तरह ही गिरेगा, ठीक है, तो फिर भैया इसको वेट करना होगा इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन को वेट करना होगा मतलब कि थोड़ी देर के बाद इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि 1 या 2 सेकंड के बाद, नहीं, तो कई कैलकुलेशन ऐसा दिखा रहे हैं, अगर हम वेव फ्रंट की तरह कंसीडर करें ना, तो कई मतलब कि महीने लग जाएंगे उसको बाहर निकलने के लिए। लेकिन ऐसा थियोरिटिकल, लेकिन प्रैक्टिकली क्या देखा गया इज एक्सपेरिमेंट, इसलिए तो मैंने ये लिखा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मैं आपको बोलूं बच्चों कि आप अपने दो हाथ को जोर से एक दूसरे के साथ कोलाइड करो, कुछ नहीं आवाज आएगी। आपने ट्राई किया लेकिन आवाज आई, तो कौन, आपके हाथ में जो आवाज निकली वो सही या मैं बोला वो सही? सही बात है। देखो जो आपने जो देखा वही सही है ना, एक्सपेरिमेंट जो रिजल्ट बताता है बच्चों वही सही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला सही है तो ये वाला रॉन्ग, सोचने वाला है। समझ में आया कि नहीं? तो एक फेलियर ये भी हो गया। ओके, तीसरा फेलियर, आपको सब फेलियर धीरे धीरे समझ में तो आ रहे हैं। आप बोल रहे हो सर आपने तो वेव थियरी का तो धजिया उड़ा दी। तीसरी वेव थियरी का फेलियर, अकॉर्डिंग टू वेव थियरी, intense light have more energy and only that light can emit electron। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पास कैसी एनर्जी है, मोर, एंड लेस इंटेंस लाइट कांट मतलब सोचो क्या कांट, कैन नॉट रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ओके, ये ओनली दैट लाइट कैन एमिट इलेक्ट्रॉन मतलब कि वो मेटल प्लेट पे गिरेगी और वो इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगी। ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व किया गया, बट it is observed that even with highly intense light ओके, एक बात याद रहनी चाहिए कि उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, लेस देन f0। ठीक है, उस टाइम पर तो कुछ उसको पता नहीं था कि भैया एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, अब सब मानने लगे, लेकिन उस टाइम पर तो नहीं पता था। तो हाईली इंटेंस लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, is not able to liberate electron from metal surface। समझ में आ रहा है?
मेटल सरफेस से वो इलेक्ट्रॉन को लिबरेट नहीं कर पाए एंड वेरी लेस इंटेंस लाइट डिम ऐसा बोल सकते हैं इंटेंस लाइट ओके लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी हो ग्रेटर देन f0 can emit electron from metal surface ठीक है तो ऐसा होता है बच्चों जब सारा समाज बोलता है कि तू काम नहीं कर सकता तो आप अपने बाहरी दिखावे पे मत जाओ ठीक है जितना आपका माइंड स्ट्रांग होगा उतने आप स्ट्रांग होगे ठीक है अक्ल बड़ी या भैंस सोच के जवाब देना अगर आपने भैंस जवाब दी तो सोच लेना okay so this is how wave theory fails to explain observations ठीक है ऑब्जर्वेशन को फेल हो एक्सप्लेन करने में फेल होगी बच्चों ऐसा नहीं है कि ये मतलब कि ये साइंटिस्ट छोटे हो गए बच्चों जिन्होंने भी ऐसा एक्सप्लेन किया होगा वो बहुत बड़े हैं लेकिन यहाँ पर ऐसा वो नहीं ऐसा सोच सके या तो ऐसा वो नहीं कुछ आपको बोल सके कि ऐसा वेव थियरी हो सकता है मतलब कि पूरा वर्ल्ड अब सन्नाटे में चला गया कि क्या करे यार पहले लाइट को पार्टिकल मानना छोड़ दिया था वेव मानी फिर लाइट को वेव 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 मानी फिर ये एक्सपेरिमेंट किया तो यहाँ पर अगर हम वेव मानते हैं तो सारा जो कंसेप्ट है वो गलत हो जाता है तो क्या होगा मतलब कि पूरा वर्ल्ड है वो मतलब कि सोच रहा था अब क्या होगा ये क्या हो रहा है बच्चों हमारे साथ हे भगवान तब आए बहुत बड़े ग्रेट साइंटिस्ट कौन 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 आइंस्टाइन ठीक है आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन सब टेंशन में थे वो आए और बोले बच्चों टेंशन मत लो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ किसको ये जो रिजल्ट है ना मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन okay and you know that because of his explanation he got Nobel Prize सबसे अच्छी प्राइज जो वर्ल्ड में मानी जाती है ना वो उनको मिली अल्बर्ट आइंस्टाइन को ठीक है और आपको भी पता है नाम में ही दम है ना अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे ही मैंने बोला आपको बोला हाँ ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ द ऑल टाइम ठीक है न्यूटन और आइंस्टाइन बच्चों बोलते हैं कि न्यूटन को नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिला आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला ऐसा बोला न्यूटन को क्यों नहीं मिला सोच के देखना ठीक है क्योंकि न्यूटन के टाइम पर नोबेल प्राइज था ही नहीं ओके अल्फ्रेड नोबेल उसके बाद हुए आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन आइंस्टाइन ने क्या एक्सप्लेन किया अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन अच्छा मैं यहाँ पे कैपिटल ई लिखूंगा ऑनर के लिए अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन लाइट emitted in form of packets of energy इसको हम अभी क्या बोलते हैं बच्चों फोटोन ठीक है देन आफ्टर ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ वेव ठीक है ये जो फोटोन है ना बच्चों यही पार्टिकल है ऐसे ही मान सकते हैं ये पार्टिकल इसलिए लाइट को पार्टिकल नेचर माना ठीक है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन लाइट एमिटेड इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी पार्टिकल की तरह एमिट हुई travels in the form of wave and get absorbed again in form of packets of energy चलो सारा कंफ्यूजन सॉल्व हो गया मतलब लाइट के दो नेचर है कौन सा वेव और पार्टिकल सोचो कि भैया ये है एमिटर ठीक है ओके जो लाइट को क्या कर रहा है वो एमिटर वाली प्लेट नहीं बच्चों मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ ठीक है एमिटर और ये है रिसीवर
या एब्जॉर्बर, ये ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो यहाँ जब यहाँ से एमिट हुई ना बच्चों, उस टाइम पर ये कैसी थी? पार्टिकल नेचर। कैसा नेचर? पार्टिकल नेचर। फिर बीच में कौन सा नेचर ले लिया उसने? वेव नेचर। और उसके बाद जब वो एब्जॉर्ब हुई तब फिर से उसने कौन सा नेचर ले लिया बच्चों? पार्टिकल नेचर। ठीक है, पहले सब मानते थे हाँ कि पार्टिकल से वो ऐसा एमिट होती है, बाद में वो ऐसा माना जाता था कि एमिट हो जाने के बाद वो वेव बन जाती है और वेव 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 ही रहेगी। ठीक है, हमेशा वेव रहेगी। इसीलिए तो यहाँ पर रिसीवर पे गड़बड़ी हो गई पूरा एक्सप्लेनेशन करने में। लेकिन बाद में पता चला कि भैया कि वो रिसीव होने के टाइम वेव नहीं रहती, रिसीव होने के टाइम वो वापस क्या हो जाती है? पार्टिकल हो जाती है। वो उसी पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फोटोन। समझ में आया आपको अच्छी तरीके से? उसी पार्टिकल को क्या दे बोलते हैं हम? फोटोन। सो आइंस्टाइन गिव particle nature explanation of light. Particle nature explanation of light. ठीक है, ये जो पार्टिकल है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोन। फोटोन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहली बात, एनर्जी ऑफ फोटोन। ये थोड़ा आपको रिवीजन जैसा लगेगा, मैंने स्टार्टिंग में एक बार बोला था। एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल्स टू HF होगा। ठीक है, वन फोटोन की बात कर रहा हूँ। एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेव, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? F। ठीक है, तो उसकी एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? HF होगी। ठीक है, अब आप फ्रीक्वेंसी आप अगर चेंज करते हो तो उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, फोटोन will get absorbed by electron if and only if its energy, मतलब एक फोटोन की बात कर रहा हूं, its energy is greater than 50. Okay, otherwise not get absorbed, sorry, otherwise not get absorbed. याद रखो, एब्जॉर्ब तभी होगा जब उसकी एनर्जी कितनी होगी? वर्क फंक्शन से ज्यादा। तो इसका मतलब क्या है कि एक फोटोन एक ही फोटो इलेक्ट्रॉन पे गिरेगा। ठीक है, इंटेंसिटी इंक्रीज मतलब क्या हुआ? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ? इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब कि नंबर ऑफ फोटॉन्स, ओके, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, अगर इंटेंसिटी बढ़ानी है तो मतलब कि फोटॉन्स भी आपको क्या करने होंगे? बढ़ाने होंगे। अच्छा, अगर हम ये देखें एन और एक फोटोन की एनर्जी कितनी? NHF, तो कितनी एनर्जी आई? NHF अपॉन एरिया A और टाइम T। बच्चों यहाँ पर कंफ्यूजन क्या हो सकता है? देखिए अच्छी तरीके से, बच्चे ऐसा सोचते हैं कि इंटेंसिटी जो है चेंज करते हैं मतलब कि एनर्जी चेंज करते हैं, इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। नहीं, मैं ये नहीं बोलता बच्चों, मैं ये बोलता हूँ कि आप नंबर इंक्रीज करो, नंबर, सिर्फ नंबर इंक्रीज करो तो क्या होगा बच्चों? इंटेंसिटी इंक्रीज होगी कि नहीं? ये नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, हालांकि ये बात जरूर है कि आप किसी को एक गोली मारो, ठीक है, और उसको छोटी छोटी 10 गोली मारो तो छोटी छोटी 10 गोली से वो मर जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो मरेगा तभी जब उस गोली, उसको एक गोली ही उसको मारने के लिए बनी हो, ऐसा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने देखो, अगर ऐसा होता तो वो वेवफ्रंट की वो एक्सप्लेनेशन वो सही होता। क्यों? क्योंकि उसको वेट करना अच्छा लगता और वेट करने के बाद वो निकलता। लेकिन क्या वो वेट कर रहा है? नहीं।
क्या हुआ, जैसे इलेक्ट्रॉन आया एनर्जी अच्छी लगी, उसको ग्रेटर लगी, एब्जॉर्ब किया बाहर, एब्जॉर्ब किया बाहर, एब्जॉर्ब किया बाहर। समझ में आया कि नहीं? इसी तरह, ठीक है, याद रखना है ऐसा। हाँ, फिर एक और, मोमेंटम ऑफ फोटोन। क्या बच्चों? मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना है? मैंने आपको पहले भी बोला था, क्या होगा? P इज इक्वल्स टू एच एफ अपॉन सी, फ्रीक्वेंसी, ओके, एच एफ एनर्जी हो गई डिवाइडेड बाय सी। ओके, समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से? फोटोन कोलाइड्स, फोटोन कोलाइड्स इलास्टिकली विथ ईच अदर। कैसे कोलाइड हो गए? इलास्टिकली विथ ईच अदर। हालांकि इस कंसेप्ट का हमें अभी कोई काम नहीं है, क्योंकि अभी हमें क्वांटम के मतलब कि अभी हमें उसके जड़ में नहीं उतरना है, हमको बस ऊपर ऊपर से ही थोड़ा सा देखना है, ठीक है? समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से? उन्होंने ही बच्चों ये एक्सप्लेनेशन दिया था, कौन सा पता है? ये EV0 कल हमने जो देखा, एच एफ माइनस एच एफ जीरो, तो V0 इज इक्वल्स टू एच एफ अपॉन ई माइनस एच एफ जीरो अपॉन ई। फिर हमने ऐसा बोला था y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी, एक्चुअली प्लस थी लेकिन यहाँ पर माइनस है इसलिए। फिर हमने ऐसा बोला था कि वो तभी इमिट होगा जब उसकी फ्रीक्वेंसी f0 से ज़्यादा होगी, और इमिट होगा इसीलिए उसका स्टॉप करने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा लगेगा। ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी कितनी है? f0। ये हमने कल डिराइव भी किया था बच्चों। ओके, समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से? और इसका स्लोप कितना होगा? स्लोप स्लोप होगा h अपॉन ई, ये वाला, ठीक है? समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको? हाँ, तो अब आइंस्टाइन ने एक्सप्लेनेशन दे दिया, पूरी दुनिया ने समझ लिया कि हाँ भैया ऐसा हुआ, इसीलिए यहाँ पर जो फोटोन है, सॉरी जो इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी इमिट हुए। इंटेंसिटी बढ़ाने से उसकी एनर्जी नहीं बढ़ी, इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ क्या बढ़े? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, क्योंकि ज्यादा फोटोन आने वाले थे। एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो 10 फोटोन से 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर कोई भी फोटोन इलेक्ट्रॉन को निकालने के काबिल ही नहीं है, तो 10 क्या, 1000 क्या, लाखों फोटोन डाल दो, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। समझ में आया? मतलब कि इंटेंसिटी बढ़ाने से ऐसा नहीं है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे अगर पहले से नहीं निकल रहे तो। ये सब अब समझ में आने लगा सभी को, ठीक है? और बच्चों शायद आपको भी समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो आज तो यही था कि हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंक्लूसिव स्टेटमेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कन्फर्म्स पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है? तो ये पूरी कहानी का सार, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट के कितने नेचर प्रूव हो गए? दो। एक कौन सा नेचर? वेव, और दूसरा पार्टिकल। वेव नेचर किसने प्रूव किया? डिफ्रैक्शन, फिर इंटरफियरेंस, पोलराइजेशन। पार्टिकल नेचर किसने? इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने, ठीक है? तो ये कहानी का पहला भाग था, यहाँ पर हम खत्म करते हैं और कहानी का दूसरा भाग अगले वीडियो में शुरू होगा। ओके, थैंक यू एंड नमस्कार।